नमस्कार दोस्तों, नयन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। जो हम इतिहास की सीरीज को चालू किए हैं उसी में अगला टॉपिक है हमारा इलाहाबाद की संधि। मैंने बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ बंगाल में, उसी को आगे समझेंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद वो क्या कौन कौन सी संधियाँ हुई, क्लाइव आया, क्लाइव ने क्या किया और आगे कैसे बढ़ा, कंपनी बंगाल में इस्टेब्लिश कैसे हुई, इसको इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको समझिएगा और हमारा ये उद्देश्य है कि चीज़ों को बड़ी इजी में रूप में आपको दिया जाए जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में इसका यूज कर सकें। 1765 में जब बक्सर के युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा आया, बक्सर के युद्ध के बाद सबसे बड़ा मुद्दा आया कि कौन हारा था बक्सर के युद्ध में। तो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला हारा था। फिर मैंने बोला कि मुग़ल बादशाह शाह आलम हारा था। तो वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में एक संधि होती है जिसको इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। सबसे पहली बार ये संधि इलाहाबाद की होती है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इस संधि के तहत दोस्तों अवध का नवाब इलाहाबाद और कारा दो जिला शाह आलम को दे देता है। इलाहाबाद और कारा का जिला शाह आलम को दे दिया जाता है उसके लिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। बलवंत सिंह को बनारस की जागीर में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इस तरीके से शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है। संधि में फिर से बता दूं, इलाहाबाद और कारा का जिला वो शाह आलम को दे दिया जाता है, क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया दिया जाता है और बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है बनारस के। फिर शाह आलम के साथ भी एक संधि होती है, वही इलाहाबाद और कारा का जिला अंग्रेज शाह आलम को देते हैं और शाह आलम दीवानी के बदले, जो अभी तक दीवानी होता है टैक्स कलेक्ट करने का राइट जो मुगल बादशाह को था, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, समझिएगा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दीवानी जिसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर वसूल करने का जो अधिकार अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, वो 26 लाख रुपए के बदले में वो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। इसी प्रकार निजामत उसको हम कहते हैं सैनिक प्रशासन करने को, वो जो अधिकार था मुगल बादशाह का, वो भी 53 लाख रुपया के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की निजामत का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद की इस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में प्रशासन करने की लीगल राइट मिल जाता है। मतलब जो कार्य अभी तक मुगल बादशाह कर रहा था वो कार्य अब ईस्ट इंडिया कंपनी करना चालू कर देती है। 26 लाख रुपया दीवानी के लिए मुगल बादशाह को देती है और 53 लाख रुपया निजामत के लिए देती है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा है कि कंपनी लीगल कंपनी कब बनती है। तो इसी के बाद कंपनी लीगल कंपनी हो जाती है, कंपनी को लीगल अधिकार मिल जाते हैं, दीवानी और फौजदारी का पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। अब एक तरीके से कंपनी पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बन गई बंगाल में। अब वो केवल व्यापार करने वाली नहीं रही बल्कि पूर्णतः राजनीतिक कंपनी बन गई। ये दीवानी और फौजदारी दोनों का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, अब क्लाइव जब आता है तो क्लाइव क्या करता है, तो सबसे पहला क्लाइव के कुछ कार्य होते हैं जो प्रशासनिक सुधार। क्लाइव ने यहाँ पे दोहरी व्यवस्था को लागू किया, द्वैत शासन कहा जाता है, जो 1765 से 1772 तक रहा, ड्यूअल सिस्टम। इस व्यवस्था को इसने लागू किया। अगर हम द्वैत सिस्टम की बात करें तो याद रखिएगा, द्वैत शासन में आप समझिएगा कि बंगाल में दो लोग थे, एक तो कंपनी है, एक नवाब है जो हारा हुआ है, नवाब है। द्वैत शासन में क्या किया गया कि नवाब को पूरा राइट, अधिकार तो दिए गए कार्य करने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि कर्तव्य पूरा किसका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व किसको दिया गया, उत्तरदायित्व जो दिया गया वो दिया गया नवाब को, बिना अधिकार के। और अधिकार कुछ भी नहीं दिया गया, केवल आपको काम करना है बिना किसी अधिकार के नवाब को। और पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखी, अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, अब कोई उत्तरदायित्व नहीं था। मतलब बिना उत्तरदायित्व के पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और पूरा उत्तरदायित्व बिना अधिकार के नवाब के पास था। इस व्यवस्था को द्वैत शासन कहा जाता है, जो कंपनी ने शुरुआत में बंगाल को जीतने के बाद, मतलब बंगाल में अपने को स्टेब्लिश करने के लिए द्वैत शासन को लागू किया। मतलब अब क्या होगा,
विरोध काम कौन करेगा? नवाब करेगा, लेकिन राइट नवाब के पास कुछ भी नहीं होगा। तो लोग, जनता गाली किसको देगी? नवाब को। नफरत किससे करेगी? नवाब को, क्योंकि सब कुछ करने वाला नवाब है, लेकिन कोई अधिकार नहीं है। नवाब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ अधिकार किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो एक तरीके से इस व्यवस्था को कहा जाता है कि नैतिकता का हनन हो गया, न्याय देने वाला कोई नहीं रहा। कहते हैं कि 1765 से 1772 के बीच में बंगाल पूरा बर्बाद हो गया। लोग, मतलब हर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो गई, लोग इतना नफरत करने लगे कि अब नवाब है नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं। और इस कंपनी लगातार बिना किसी कर्तव्य के मजबूत होती चली गई, और धीरे धीरे कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। ये 1765 से 1772 के बीच में द्वैत शासन था। यहाँ तक कि कर वसूल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो लोगों को नियुक्त किया। एक था मोहम्मद रजा खां जो बंगाल में टैक्स वसूलते थे, और राजा सिताब राय बिहार में टैक्स वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया। और ये भी कौन थे? मतलब नवाब ने, कंपनी ने किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लिया, ये लोग टैक्स वसूल करके देते थे, और इस तरीके से अपने को कंपनी ने मजबूत किया। तो पहली व्यवस्था, जो पहली पॉलिटिकल नीति अपनाई हुई था द्वैत शासन। मतलब कंपनी के पास बिना किसी उत्तरदायित्व के पूरा अधिकार था, और नवाब के पास पूरा उत्तरदायित्व था बिना किसी अधिकार के। इसको कहा जाता है द्वैत शासन, जो क्लाइव ने लागू किया पॉलिटिकली रूप से इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा सुधार के रूप में कहा जाए तो निजी व्यापार को बंद करा दिया, आंतरिक कर देना सबको अनिवार्य कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरीके से एक प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश की। और इसके बाद चूंकि उस समय कंपनी के कर्मचारियों का वेतन कम था, तो इसके लिए उसने एक, जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके, इसके लिए उसने क्या किया? सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, एक व्यापारिक समिति की स्थापना की। व्यापारिक समिति, तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की 1765 में। इसमें तीन चीज था: नमक, सुपारी और तंबाकू। इन तीनों का व्यापार कंपनी करेगी। नमक, सुपारी और तंबाकू, ये पूछा जाता है। व्यापारिक समिति बनी 1765 में। नमक, सुपारी और तंबाकू तीनों का व्यापार कंपनी करेगी, और जो प्रॉफिट होगा वो अधिकारियों के बीच में बांट दिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार की संगठित लूट की शुरुआत हो गई, कंपनी ने चालू कर दिया। एक प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड लूट की व्यवस्था चालू हो गई। नमक, सुपारी और तंबाकू, इन तीनों पे राइट हो गया कि कंपनी इसका व्यापार करेगी और इसको ऐसे करेगी। ये रहा। इसके बाद क्लाइव के काल में ही कहा जाता है कि श्वेत विद्रोह हुआ। चूंकि दोहरा भत्ता दिया जाता था, तो कह सकते हैं कि बंगाल के सैनिकों को मद्रास के सैनिकों से ज़्यादा वेतन मिलता था। क्लाइव ने इसको बंद करने की कोशिश की, तो मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने रिजाइन करना चालू कर दिया, एक तरीके से विद्रोह कर दिए। बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। तो पूछता है कि श्वेत विद्रोह किसके काल में हुए? तो वो हुए थे क्लाइव के काल में। अब कहा जाता है कि क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि क्लाइव के बारे में एक स्टेटमेंट है के एम पनिक्कर का। के एम पनिक्कर कहते हैं कि यह काल डाकुओं का राज था। मतलब पूरा का पूरा 1765 से तो बंगाल पूरा बर्बाद हो गया, केवल लूटा गया बर्बाद को। लेकिन बर्क कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रख देने वाला कौन था? क्लाइव था। तो इस तरीके से हम याद रखिएगा, के एम पनिक्कर ने कहा है डाकुओं का राज था, और बर्क कहते हैं कि कंपनी की नींव रख दी। ये क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में पूछ देता है। तो इस तरीके से क्लाइव ने एक तरीके से कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया, कंपनी को बंगाल में मजबूत कर दिया, और धीरे धीरे आगे इसी के आधार पे जब वारन हेस्टिंगस आता है, कॉर्नवालिस आता है, तो इसी रणनीति को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक तरीके से अपने को मजबूत करते चले जाते हैं। और मुग़ल शून्यता को, जो औरंगजेब के बाद जो कह सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, और मुग़ल शून्यता जो राजनीतिक शून्यता बनी हुई थी, उस शून्यता को भर के कंपनी एक तरीके से भारत को अपना उपनिवेश बना लेती है। तो याद रखिए, क्लाइव की पॉलिसी, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, द्वैत शासन को स्थापित किया, उसके बाद उपहार लेना, आंतरिक सुधार करने की कोशिश की, और इस तरीके से कंपनी की नींव रखने वाला क्लाइव को माना जाता है। इस प्रकार से क्लाइव को हमने बता दिया। आगे के वीडियो में हम बताएंगे वारन हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस, इन चीज़ों को बताएंगे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे दें। वारन हेस्टिंगस, जब वारन हेस्टिंगस आता है तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत आने वाला कौन था? वारन हेस्टिंगस था। वारन हेस्टिंगस आता है तो उस द्वैत शासन को समाप्त करता है, एक तरीके से प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश करता है, और कंपनी को काफ़ी हद तक मजबूत कर स्थिति में ला देता है। इसी के काल में हम बताए थे प्रथम एंग्लो मराठा वार होता है। वारन हेस्टिंगस के काल में ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है,
और वारेन हेस्टिंग्स के जो सुधार हुए इसी को आगे चल के कॉर्नवालिस पूरा करता है, चाहे भूमि बंदोबस्त हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, और कंपनी भारत में प्रशासनिक रूप से भी अपने को मजबूत कर देती है। तो आगे की वीडियो में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।